आज हम अ, थोड़ी सी चर्चा उर्दू आलोचना की करेंगे। उर्दू आलोचना की जो परंपरा है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आलोचना को उर्दू उर्दू में तनकीद कहा जाता है और आलोचक को तनकीद निगार कहा जाता है। तो ये जो उर्दू आलोचना है उसके बारे में विभिन्न जो विचारक हैं उसमें हिंदी की तरह ही इसमें बहुत सारे आंदोलन चलते हैं। जिस तरह से हिंदी में आलोचना के अलग अलग रूप हमें दिखाई पड़ते हैं, वैसे ही उर्दू में भी ऐसा है। तनकीद का जब मामला आता है यानी उर्दू के बारे में जब विचार करना पड़ता है तो यहाँ उर्दू के जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि आलोचना जो है वो जिंदगी का ही एक मामला है। वो सांस लेने की तरह ही शामिल रहता है। मतलब कोई भी व्यक्ति हो, रचनाकार तो है ही। मतलब आलोचक को अगर आप छोड़ दें तो रचनाकार हो, वो कवि हो, कहानी हो, लेखक हो या हम इंसान हो, हम हमेशा एक आलोचकीय दृष्टि से हर चीजों को देखते हैं। यानी चीजों के जन्म के साथ ही आलोचना की शुरुआत हो जाती है। हम हर पल किसी न किसी चीज के बारे में एक आलोचनात्मक निगाह अपनी जिंदगी में भी रखते हैं। मतलब सड़क पर निकलते ही हम देखते हैं कि चारों तरफ जो अव्यवस्था है वहीं से आलोचना हमारी शुरू हो जाती है। या आंख खुलते ही हमारी आलोचना जो है वो शुरू हो जाती है कि ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है। तो इस तरह से रचनाकार के लिए भी आलोचना जो है वो कोई नई चीज नहीं है, बल्कि वो जो कविताएं लिखता है, वो जो कहानियां लिखता है, वह भी एक तरह से वो समाज की आलोचना ही है। मतलब समाज में जो वो देखता है उससे वो या तो नाखुश होता है या उसको और बेहतर बनाने की चाहत रखता है। तो ये है, ये आलोचना, जो हमारी जो आलोचना दृष्टि है, ये वही है। तो रचनाकार में ही जो है आलोचना की प्रवृत्ति जो है वो शामिल होती है। जैसे कबीर की कविता जो है वो हमारे समाज की आलोचना है। जो हमारे यहाँ जो व्यवस्था है, उनकी कविताएं उसका आलोचना है। प्रेमचंद के उपन्यास जो हैं उस समय जो किसानों की स्थिति थी, अंग्रेजों का जो शोषण था, उसकी आलोचना है। तो इस तरह से न सिर्फ जांच परख करना और अच्छे बुरे की पहचान करवाना आलोचना का काम है, बल्कि आलोचना जो है वो हमें उसके रचना का जो उद्देश्य होता है, एक रचनाकार का जो उद्देश्य होता है, उस वह जिन परिस्थितियों में रचना उत्पन्न होती है उन सारी चीजों के बारे में, और प्रकारांतर से जो बातें स्पष्ट नहीं होती है पाठक के लिए, पाठक जिन बातों को नहीं समझ पाता है, रचनाकार आलोचक उन सारी चीजों को परत दर परत आलो पाठक के सामने खोल देता है। उर्दू में जो है दो तरह के शुरुआती आलोचना की प्रवृत्ति रही। एक जिसको कहा जाता है नजरियाती तनकीद, यानी विचारधारात्मक आलोचना, और दूसरा था अमली तनकीद, यानी रचनाओं पर आधारित आलोचना, जिसमें ये रचनाकार कोशिश करता था, आलोचक ये कोशिश करता था कि वह अपने आलोचना से वह शायर के सामने या कवियों के सामने एक ऐसी अ, अ, उदाहरण रख सके जिससे वो बेहतर कविताएं कह सके। तो अलग अलग आलोचनात्मक विचारों को ध्यान में रखना या विचार करना और किसी रचना को बेहतर से बेहतर बनाना या आने वाले रचनाकारों के लिए एक बेहतर की गुंजाइश पैदा करना, ये आलोचक का एक काम था। उर्दू की जो पहली आलोचना की किताब मानी जाती है वह आबे हयात मानी जाती है। इसके जो रचनाकार थे वो मोहम्मद हुसैन आजाद थे। ये 1880 की रचना है। आबे हयात जो है उससे उर्दू आलोचना की शुरुआत मानी जाती है, और उसमें अपने तत्कालीन जो कवि थे 1880 तक और उससे पहले तक, उन सारे कवियों के बारे में आबे हयात में विचार किया गया है और बहुत महत्वपूर्ण किताब मानी जाती है। बजाय इसके बावजूद इसके अ, मोहम्मद हुसैन आजाद के विचारों से बाद के जो आलोचक थे, या उर्दू में जिसको नक्काद कहा जाता है, तो ये जो आलोचक थे उनसे बहुत ही अलग विचार रखते थे। क्योंकि
आजाद ने ये किया था कि उनको जो शायर बहुत पसंद थे उनकी तो खूब तारीफ की, लेकिन जो शायर उन्हें पसंद नहीं थे बल्कि उन पर सवाल उठाया और उनकी बहुत कड़ी आलोचना की। जैसे उनको जौक बहुत पसंद थे, तो जौक के शायरी की मोहम्मद हुसैन आजाद ने खूब तारीफ की और बताया कि ये जो उर्दू के लिए या उर्दू साहित्य के लिए एक तरह से जौक जो है वो एक प्रेरणा देने वाले शायर। दूसरी तरफ उन्होंने गालिब जैसे शायरों की आलोचना की और गालिब के जो उनका साहित्यिक विवेक था, जो उनकी भाषा थी, उनका शिल्प था, गजल कहने का जो तरीका था या शायरी कहने का जो तरीका था, उस पर सवाल उठाया और उन्होंने गालिब को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। मोहम्मद आजाद ने ये भी कहा कि उर्दू जो है वो ब्रज भाषा से निकली। बाद के जो उर्दू के नक्काद हुए, आलोचक हुए, उन लोगों ने इन सारी बातों को बहुत तार्किक ढंग से आजाद का खंडन किया। बावजूद इसके आबे हयात जो है उर्दू आलोचना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण किताब के रूप में जानी जाती है। इसी समय जो है इसके बाद जो दूसरे आलोचक जो प्रमुख माने गए शुरुआत के, जो 20वीं सदी के अंतिम दशक और 19वीं सदी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के पहले दशक में ये सारे लोग आलोचना लिख रहे थे और लगभग हिंदी में भी आलोचना की शुरुआत का यही समय है। तो एक हाली थे, हाली ने भी आलोचना की और वो एक तरह से साहित्य में बदलाव लाना चाहते थे, खासकर शायरी में। और हाली जो थे वो कविताओं के आलोचक थे, शायरी के आलोचक थे। उन्होंने ज्यादातर शायरी पर ही विचार किया और वो अपने आलोचना में सामाजिकता को बहुत महत्व देते थे। वो किसी भी शायर पर जब विचार करते थे तो ये देखते थे कि उस शायर का या उसकी शायरी का समाज से कितना संबंध है। तो एक तरह से सामाजिक आलोचना की शुरुआत जो है उर्दू में हाली से होती है। उनकी जो प्रसिद्ध किताब है वो है मुकद्दमे शेरो शायरी। तो उन्होंने शेर कहने का या शायरी कहने के जो उसूल होने चाहिए, नियम होने चाहिए, उस पर विचार किया और हाली ने 3 चीजों को शायरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना। एक तो सादगी, कि एक तो आपके शेर कहने में सादगी होनी चाहिए। दूसरा, उसमें असलियत होनी चाहिए, यानी उसका अपने समय के यथार्थ से, अपने समय की रियलिटी से, अपने समय की जो परिस्थिति है उससे उसका संबंध होना चाहिए। और दूसरा, जोश होना चाहिए, यानी सादगी, असलियत और जोश। इन 3 बातों को उन्होंने हाली ने आलोचना के लिए जरूरी माना। इसी समय जो है वो शिबली नोमानी भी थे जिन्होंने आलोचना लिखी। और शिबली नोमानी जो है वो अमली तनकीद लिखते थे, यानी वो रचनाकारों के सामने ये एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहते थे कि किस तरह से और बेहतर जो है कविताओं को, उनके लेखन को किया जा सकता है, उनकी रचनाओं पर विचार करते हुए। तो इस तरह से शिबली, हाली और आजाद ये जो हैं उर्दू के प्रारंभिक आलोचक हैं। उर्दू आलोचना की जो शुरुआत में इन तीनों का सबसे महत्वपूर्ण मतलब रोल है। इसके बाद जो है और बहुत सारे लोग आलोचना के क्षेत्र में आए, जैसे इमदाद जिनका नाम था, सलीम पानीपती थे, सलमान अंसारी थे, रशीद सिद्दीकी थे, अजमतुल्ला खान थे। तो यहाँ भी आप देखेंगे उर्दू आलोचना में भी 2-3 तरह की आलोचनाएं आपको दिखाई पड़ेंगी। जैसे ऐतिहासिक आलोचना, जिसमें इतिहास को ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया। एक आलोचना था मनोवैज्ञानिक आलोचना, जिसको नफसियाती तनकीद कहा गया उर्दू में। एक था जमलियाती तनकीद, यानी शैली विज्ञान, यानी उसके सौंदर्य यानी उसके शिल्प पे ज्यादा ध्यान दिया गया। और एक था प्रगतिशील या मार्क्सवादी आलोचना, यानी तरक्की पसंद तहरीक में जो विश्वास करते थे। जिस तरह से हिंदी में 1936 में प्रगतिशील लेखक संघ के बाद साहित्य और आलोचना के क्षेत्र में बदलाव आता है, उसी तरह से उर्दू में भी 1936 के बाद एक बदलाव दिखाई पड़ता है, जिसमें प्रगतिशील और मार्क्स के विचारों को लेकर, यानी मार्क्सवादी आलोचना, मार्क्सवादी विचारधारा के
आलोक में या उसकी दृष्टि में इन लोगों ने आलोचना लिखी, जिसको नजरियाती तनकीद कहा गया, यानी विचारधारात्मक आलोचना कहा गया। इसमें अब्दुल माजिद, अजमतुल्लाह, मोहिउद्दीन कादरी, ये सारे जो लोग थे, नहीं, प्रगतिशील आलोचना में सज्जाद जहीर, जिन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ के संस्थापक सदस्यों में से थे, सज्जाद जहीर, एहतशाम हुसैन, अख्तर हुसैन, इन लोगों ने साहित्य और साहित्य का जो जीवन से संबंध है, इस चीज पर ज्यादा जोर दिया। और जीवन जो है उसमें उस सामाजिकता का, जिसमें एक शोषित वर्ग है, जिसका शोषण होता है, और किसी रचना में ये जो वर्ग संघर्ष है, यानी शोषितों की जो लड़ाई है शोषकों के खिलाफ, इसके प्रति जो है कवि या रचनाकार जो है वो कितना जिम्मेवार दिखता है। वो समाज में होने वाली उन संघर्षों का जो जिस वजह से मतलब आपको गुलामी के साथ साथ शोषण से निजात मिल सके, क्या अपनी आलोचना में, अपनी रचना में वो इन सारी चीजों को शामिल कर रहे थे। अगर वो शामिल कर रहे थे तो वो इनके लिए एक अच्छे रचनाकार होते थे। लेकिन जो सिर्फ ख्याली दुनिया में रहता हो, कल्पना की बातें लिखता हो, या व्यक्तिवादी चीजों को कविता में और उपन्यास में लिख रहा हो, ऐसे रचनाकारों को इन लोगों ने ज्यादा महत्व नहीं दिया। और इन आलोचकों का ध्यान रचना के वस्तु पक्ष पर ज्यादा था, शिल्प पक्ष पर कम। यानी रचना के दो पक्ष होते हैं, एक वस्तु पक्ष यानी क्या कहा गया है, और शिल्प पक्ष जो है कैसे कहा गया है। तो जो कैसे कहा गया है इस पर इनका जोर कम होता था। इनका मानना था कि अगर विषय वस्तु या जिस विषय को उठाया गया है वो अगर महत्वपूर्ण है तो उसका शिल्प जो है खुद ही उसका धीरे धीरे अनुसरण कर लेता है और वह एक अच्छे रचना में तब्दील हो जाता है। इसीलिए इन्होंने सबसे ज्यादा जो जोर दिया वो वस्तु पक्ष पर दिया कि कवि कह क्या रहा है, उपन्यासकार किस बारे में लिख रहा है, क्या वो मजदूर, किसान, शोषित वर्ग, स्त्रियों की गुलामी, इन सब विषयों पे लिख रहा है, या सिर्फ अपनी ख्याली दुनिया में या फिर साहित्य लिखने में, मतलब अपने साहित्य में अपने लिखने की प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहा है। तो प्रगतिशील जो आलोचना थी उर्दू की, तरक्की पसंद तनकीद जो थी, उसमें इस बात पर ध्यान दिया गया और इन्होंने ये माना कि साहित्य जो है वो विचारधारात्मक होना चाहिए। यानी इनका मानना था कि कोई भी साहित्य जो है वो विचारधारा से अलग नहीं हो सकता है। एक बहुत बड़े नाटककार हुए जर्मनी के, वो जर्मन में लिखते थे, उनका नाम था बर्तोल्ट ब्रेख्त। ब्रेख्त ने ये बात कही थी कि विचारधारा के विरोध की भी एक विचारधारा होती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहता है कि मेरी तो कोई विचारधारा नहीं है, तो असल में ऐसा होता नहीं है। हर इंसान का, हर व्यक्ति की अपनी एक विचारधारा होती है जिसको वो मानता है। वो साफ साफ तौर पर दिखे या ना दिखे, कभी कभी मानने वाले को भी पता नहीं चलता है, उसको लगता है कि हम तो सिर्फ अपना जीवन जी रहे हैं, पर किसी न किसी विचारधारा से वो संचालित होता रहता है। और जब कोई किसी विचारधारा की उपेक्षा करता है या उसका विरोध करता है, तब भी उसके पास एक विचारधारा होती है। जैसे कि आप किसी विचारधारा को, गांधीवादी विचारधारा को नहीं मानते हैं और ये कहते हैं कि मैं गांधी के विचारों में विश्वास नहीं करता, तब आपके अपने कुछ विचार होते हैं जो आपको ऐसे विचार को मानने में बाधा उत्पन्न करते हैं, या ऐसे किसी भी तरह की विचारधारा हो सकती है। तो ये जो तरक्की पसंद तनकीद यानी प्रगतिशील आलोचना वाले जो लोग थे उर्दू के और दुनिया भर के जो मार्क्सवादी आलोचक या रचनाकार हुए, वो ये मानते थे कि विचारधारा के विरोध की भी एक विचारधारा होती है। और इसीलिए ये भी मानते थे कि रचना वही अच्छी होती है जिसमें किसी तरह की विचारधारा होती है, या वो विचारधारा भले ही रचना में दिखाई न पड़े, पर रचनाकार जो है उस तरह के किसी विचारधारा से संचालित होकर या उससे प्रेरित होकर रचना लिखता है। हिंदी में जैसे यशपाल वगैरह ने, राहुल सांकृत्यायन लोगों ने रचना की, या फिर बहुत हद तक नागार्जुन और त्रिलोचन की कविताएं हैं। तो इसी तरह से उर्दू में भी हुए। फैज अहमद फैज जो थे वो तरक्की पसंद तहरीक के थे। अहमद फराज जो थे, इंतजार हुसैन आधुनिक रचनाकार थे, इसके बावजूद वो उसमें
एक तरह से विचारधारात्मक साहित्य उन्होंने लिखा। तो इस तरह से इन लोगों ने, जो प्रगतिशील आलोचक थे उर्दू के, उन्होंने भी वही बात कही जो हिंदी के आलोचना में जो मार्क्सवादी आलोचना को मानने वाले लोग कहते रहे, और ये दुनिया भर के मार्क्सवादी आलोचकों ने ऐसी बात कही। लेकिन मार्क्सवादी बाद के जो मार्क्सवादी आलोचक हुए, उन्होंने ये माना कि विचारधारा को बिल्कुल साहित्य की सतह पर होना जरूरी नहीं है। मतलब आपको कोई उपन्यास पढ़ते हुए ये न पता चल जाए कि ये रचना जो है किसी मार्क्सवादी ने लिखी है, यह बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से रचना जो है वो पाठक तक पहुंचने में एक एक तरह की बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसीलिए रचनाकार को बहुत हद तक अपनी विचारधारा को छुपा कर रखना चाहिए। मतलब इस तरह से रचना में पेश करना चाहिए कि वह पता नहीं चले, पर उस विचारधारा से प्रभावित होकर उसको लेखन करना चाहिए। यानी मान लीजिए अगर कोई मुक्तिकामी विचारधारा है, यानी आप समाज में जाति का अंत चाहते हैं और आप अंबेडकर की विचारधारा से प्रभावित हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप अंबेडकर की बातों को दोहराएं, किसी उपन्यास को लिखते हुए किसी कैरेक्टर के मुंह से वो सारी बातें कहलवाएं जो अंबेडकर कहते थे। ऐसा कहने की जरूरत नहीं है, पर उन विचारों को समाज में शामिल करके लेखन में इस तरह से शामिल किया जाए कि पढ़ने वाले को ये पता न चले कि किसी विचारधारा को रचनाकार प्रस्तुत कर रहा है। तो ये उस समय की जो तरक्की पसंद तनकीद थी या प्रगतिशील आलोचना थी उर्दू की, ये सब लोग मानते थे। ऐसे लोगों में जो है जो एहतशाम हुसैन की, जो आप उर्दू साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, वो भी ऐसे ही आलोचकों में उनकी गिनती होती थी। अख्तर हुसैन एक थे जिनकी किताब का नाम ही था अदब और जिंदगी। अदब मतलब साहित्य होता है, कि साहित्य और जिंदगी, कि साहित्य जो है वो जिंदगी से बहुत दूर की चीज नहीं है, बल्कि साहित्य का संबंध जो है सीधे तौर पर हमारी अपनी जिंदगी से होता है, और वो उससे प्रभावित भी होता है और उसको प्रभावित भी करता है। और इसी तरह से मुमताज हुसैन, सरदार जाफरी, एजाज हुसैन, मोहम्मद हुसैन, ये सारे जो लोग हैं ये एक बड़े नाम हैं। इसके बाद एक दौर आता है जिसमें ऐतिहासिक आलोचना लिखने की ऐतिहासिक आलोचना दिखाई पड़ती है। मतलब प्रगतिशील आलोचना के अलावा जो उर्दू में जिस तरह की आलोचना लिखी जा रही थी, उसमें एक ऐतिहासिक आलोचना था, उसमें एक मनोवैज्ञानिक आलोचना थी, और शैली वैज्ञानिक आलोचना थी, और फिर बाद में संरचनावादी या कह लीजिए कि जो आधुनिक आलोचना है, ऐसे आलोचना को लिखा जाने लगा। तो ये अलग अलग जो स्टेज थे और अलग अलग आलोचना लिखने की जो पद्धति थी वो उर्दू में भी थी। ऐसा हिंदी में भी था, हिंदी में भी इस तरह की आलोचनाएं लिखी जाती थी। तो जो ऐतिहासिक आलोचना था उसमें अब्दुल हक और सलाम नदवी जैसे लोग थे, जो ये मानते थे कि किसी रचना के श्रेष्ठता का जो पैमाना होगा वो उसकी ऐतिहासिकता में निहित होता है। यानी अगर कोई उपन्यास लिखा जा रहा है तो एक तो अपने वो साहित्य के इतिहास में कहाँ है, और फिर वो अपने समाज के इतिहास में वो कहाँ है। क्या वह उस किसी ऐतिहासिक चेतना जो शुरू से चली आ रही है उसको वो रचना आगे बढ़ाने में कामयाब है। यानी जो अच्छा पक्ष है हमारे समाज का, ऐतिहासिक जो पक्ष है, जो इतिहास का पक्ष है, तो ऐतिहासिक आलोचना लिखने का काम इन लोगों ने किया। इसके बाद जो मनोवैज्ञानिक जो आलोचक थे उसमें रशीद अहमद सिद्दीकी थे, अख्तर ओरैनवी थे, ख्वाजा अहमद फारूकी थे, नूर मोहम्मद हसन थे। ये बिल्कुल मार्क्सवादी आलोचना के बाद आता है। आप ये देखें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रायड के जो सिद्धांत जो हैं वो पूरी दुनिया में प्रचलित होते हैं, और उसके बाद फिर अस्तित्ववादी दर्शन आता है। तो मनोवैज्ञानिक आलोचना के साथ साथ अस्तित्ववादी दर्शन भी जो है वो साथ साथ चलता है। वहाँ मानना है कि मनुष्य जो है अपने आप में एक इकाई है। मतलब ये लोग ये कहने लगे थे कि समाज जो है एक बहुत बड़ी इकाई है, और समाज समाज कहकर जो व्यक्ति का जो अस्तित्व है या व्यक्ति की का जो महत्व है उसको हमने कम कर दिया है, जबकि हर व्यक्ति अपने आप में एक दुनिया होता है, उसकी एक मनोवैज्ञानिक दुनिया होती है, वो उसका सुख दुख होता है, वो अपने तरह से सोचता है, समझता है। इसको समझने की जो है ये कोशिश मनोवैज्ञानिक आलोचना में की जाती है। मनोवैज्ञानिक आलोचना में उसके मनोवैज्ञानिक यानी मनोविश्लेषण की पद्धति पर आलोचना की जाती है कि किसी उपन्यास के पात्र को लिया गया, होरी को मान लीजिए लिया गया, तो होरी की एक सामाजिक आलोचना होगी या मार्क्सवादी आलोचना होगी कि वो किसान है, लड़ता है। पर मनोवैज्ञानिक आलोचक ये देखेगा कि जहाँ होरी की जो पत्नी है
वो जहाँ राय साहब का विरोध करती है, वहां पर होरी क्यों इतनी आसानी से लगान देने के लिए प्रस्तुत हो जाता है, या फिर होरी की जो उदारता है किसान होने की वजह से, तो उसके उस मनोवैज्ञानिक पक्ष का उद्घाटन करने की जो कोशिश है वो मनोवैज्ञानिक आलोचक करेगा, और ये समझने की कोशिश करेगा कि जो उसके आसपास का समाज है वो किस तरह से एक व्यक्ति को प्रभावित करता है, उसके मानसिक जो दुनिया है उसको प्रभावित करता है। तो ये जो था ये मनोवैज्ञानिक या नफ्सियाती तनकीद है उर्दू की, जिसमें हर रचना का एक मनोवैज्ञानिक पाठ करने की कोशिश की गई। उसके बाद शैली वैज्ञानिक आलोचना आता है। शैली वैज्ञानिक या शैली विज्ञान पर आधारित आलोचना वो है जो ये ध्यान देती है कि किसी रचना का शिल्प कैसा है, क्योंकि उनके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि बात तो एक ही बात जो है वो कई लोग कह सकते हैं। कि कोई बात है, जैसे किसान पर कोई उपन्यास लिखी जा रही है या कविता लिखी जा रही है, तो 4 किसान पर लिखने वाली कविताएं 4 लोग अपने अपने तरीके से लिखेंगे। 4 किसान पर लिखा जाने वाला उपन्यास 4 अलग अलग उपन्यासकार बिल्कुल अपने अपने तरीके से लिखेंगे, या किसान की उसी जिंदगी का चित्रण करेंगे। फर्क वहां पैदा होता है कि वो किस शैली को अपनाते हैं, कैसे वो उस शैली के माध्यम से उस किसान को जीवन को सामने लाते हैं। इसीलिए इनका मानना था कि शैली जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना मतलब कोई भी रचना जो है वो अधूरी होती है। और ये लड़ाई जो है साहित्य के क्षेत्र में कि कथ्य ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, यानी जो कहा गया है रचना में वो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, या शैली ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। असल में उत्तर आधुनिकतावाद के आगमन के साथ, यानी आधुनिकतावाद के बाद जिस तरह की आलोचना आई, तो आधुनिक होना जो है एक तरह का हमारे सामने एक आदर्श लेकर आया था। आधुनिक होने का मतलब था लोकतंत्र में विश्वास करना। लोकतंत्र जो है एक बड़ा एक बड़ी अवधारणा है, जिसको अंग्रेजी में ग्रैंड नैरेटिव कहते हैं। तो बाद के जो आलोचक है, जिसको उत्तर आधुनिक आलोचना या बाद में संरचनावादी आलोचना कहते हैं, उसने ये कहा कि इस तरह के हर नैरेटिव का अंत हो गया है, अब कोई बड़ी बात जो है साहित्य में नहीं लिखी जा सकती। रोला बार्थ का एक बहुत फेमस लेख छपा था, द डेथ ऑफ ऑथर, यानी लेखक की मृत्यु। उसने कहा कि लेखक की अब मृत्यु हो चुकी है, मतलब कोई भी रचना जो है अब वो पाठक पढ़ते हुए डिसाइड करेगा कि वो कैसी है, उसमें लेखक से उसका कोई लेना देना नहीं है। लेखक लिखने के बाद रचना जो है वो लेखक से आजाद हो जाती है। और इसीलिए माना गया कि हर पाठ जो है अपने आप में एक कुपाठ है, यानी एक खराब पाठ है। यानी रामायण को जिस तरह से पढ़ा गया है वो एक व्यक्ति का पाठ है और वो अंतिम पाठ नहीं है। और अगर वो कोई व्यक्ति अपना पढ़ा हुआ रामायण से जो समझता है आप पर थोप रहा है, तो वो गलत कर रहा है, क्योंकि इतनी तरह की अस्मिताएं आज हमारे समाज में मौजूद है। ये इतना बहुलतावादी संस्कृति वाला देश है या दुनिया है, जहाँ पर हर व्यक्ति जो है रामायण को पढ़ते हुए वही नहीं सोच सकता जो पहला व्यक्ति पढ़कर बता रहा है। अगर एक स्त्री पढ़ती है तो वो अपने तरीके से रामायण को पढ़ेगी, अगर एक दलित पढ़ रहा है तो वो उसको अपने तरीके से पढ़ेगा, एक आदिवासी पढ़ रहा है तो वो उसको अपने तरीके से पढ़ेगा, जो पैसे वाला है वो रामायण को पढ़ेगा तो अपने तरीके से पढ़ेगा, अगर कोई गरीब है और उस रामायण को पढ़ रहा है तो अपने तरीके से पढ़ेगा। तो इस तरह से ये संरचनावादी आलोचना का आगमन होता है, और ये मानता है, या जिसको विखंडनवादी आलोचना भी कहा गया, कि अब जो है हर पाठ को खंडित करने, हर पाठ जो है खंडित पाठ है। उन्होंने कहा खंडित पाठ है मतलब अब पूरा समाज जो है वो एक तरह से एक आलोचना को नहीं देख सकता, बल्कि समाज जिस तरह से खंड खंड में बटा हुआ है उसी तरह से वो रचना भी जो है वो खंडित है। तो इस तरह की आलोचना जो है उर्दू में भी हुई, और इसके जो सबसे बड़े आलोचक हुए वो गोपी चंद नारंग हुए, और जिनको काफी मतलब उर्दू साहित्य में, उर्दू की दुनिया में बहुत बड़े आलोचक के रूप में देखा जाता है। शायद इनको कोई बहुत बड़ा पुरस्कार भी हिंदी साहित्य का मिला। इन्होंने जो किताबें लिखी वो एक किताब लिखी उर्दू की नई किताब। ये नई किताब कहने का मतलब ये था कि अब तक जिस तरह से आप साहित्य को देख रहे हैं, जिस तरह से आप साहित्य पर विचार कर रहे हैं, हम करते आ रहे थे, अब इस तरह से विचार करना संभव नहीं हो पाएगा। मैंने आपसे कहा कि अब जो है वो एक खंडित पाठ है हर पाठ। इन्होंने एक किताब गालिब पर लिखी और गालिब की बिल्कुल शैली वैज्ञानिक आलोचना की। अब तक हम गालिब को जो है
उनके अर्थों के माध्यम से जान रहे थे, या गालिब हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए थे कि हम उनके शेर को पढ़ते हुए एक अर्थ प्राप्त करते हैं और वो अर्थ हमें चमत्कृत करता है। उनके शायरी से हम जिस तरह का भी अर्थ लेते हैं हमें अच्छा लगता है, पर इन्होंने उस अर्थ की तरफ न जाकर गालिब के शिल्प पर ध्यान दिया। शैली वैज्ञानिक मतलब उसके उस लिखने की जिस शैली का जो विज्ञान है, गालिब ने किस तरह से लिखा, इस पर गोपी चंद नारंग ने विचार किया। उर्दू गजल और हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की तहरीक आजादी, इस तरह की गोपी चंद नारंग की किताबें हैं जो बिल्कुल आज के आलोचक हैं वो काफी उम्र है, पर इसके बावजूद जो है वो उर्दू में एक नई तरह की आलोचना को लेकर आते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो उर्दू आलोचना आबे हयात से शुरू हुई थी, जिसमें जिस ठीक उसी तरह से जैसे हिंदी में अगर आप रामचंद्र शुक्ल को लें, जिन्होंने जिसको पसंद किया उसकी खूब तारीफ की, तुलसीदास को खूब पसंद किया तो उसकी खूब तारीफ की, कबीर को पसंद नहीं किया तो कबीर की आलोचना की। तो इस तरह से अगर उनको बिहारी पसंद था तो उन्होंने बिहारी को स्थापित किया, देव नहीं पसंद थे तो देव को बिल्कुल महत्व नहीं दिया। तो आबे हयात में भी आप देखेंगे कि जो आजाद हैं वो उसी तरह से उसी पद्धति को अपनाते हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद। तो वो आबे हयात से चलती हुई जो उर्दू की आलोचना है आज गोपी चंद नारंग तक आई है। और भी कई आलोचक हैं या होंगे जिनके नाम से मतलब समकालीन आलोचक जिनके नाम से मैं परिचित नहीं हूँ, पर इस तरह से बहुत सारे बदलाव आप देखेंगे कि उर्दू आलोचना में भी हिंदी आलोचना की तरह जो है, पहले आबे हयात के बाद फिर एक प्रगतिशील आलोचना का जन्म होता है, फिर मनोवैज्ञानिक आलोचना है, ऐतिहासिक आलोचना है, फिर शैली वैज्ञानिक आलोचना है, और फिर एकदम संरचनावादी या उत्तर संरचनावादी जिस तरह की आलोचना गोपी चंद नारंग करते हैं, इस तरह की आलोचना की एक परंपरा है। तो असल में आलोचना की परंपरा जो है वो साहित्य के साथ साथ चलने वाली परंपरा है। पहले आलोचना कोई विधा थी नहीं, मतलब पहले लोग कवियों पर एक स्वतंत्र किताब, जो मैंने कहा कि रामचंद्र शुक्ल ने यह स्वीकार किया था कि सबसे पहले उन्होंने ही कवियों पर एक स्वतंत्र किताब लिखने की शुरुआत की। मतलब आलोचना में पहले ऐसा नहीं होता था कि पहले कोई किताब लिखी बिहारी ने और फिर बिहारी की के कविताओं की टिप्पणी होती थी, उसका अर्थ होता था, पर बिहारी पर एक स्वतंत्र किताब लिखी जाए, जैसे तुलसीदास पर एक स्वतंत्र किताब जो है रामचंद्र शुक्ल ने लिखी, जायसी की भूमिका लिखी 200 पेज की, वो भी एक तरह से स्वतंत्र किताब के रूप में, आज तो स्वतंत्र किताब के रूप में है। तो ये आलोचना जो इस तरह से आलोचना बढ़ती है, पर आलोचना जो एक विधा के रूप में आज जो है वो बिल्कुल स्थापित है, और ये माना जाता है कि अच्छी आलोचना जो है अंततः एक रचना ही होती है। मतलब आलोचक का काम सिर्फ गुण दोष नहीं निकालना है, मूल्य निर्णय नहीं देना है, बल्कि ये माना जाता है आज के समय में कि आलोचना जो है वह किसी रचना की आलोचना करती हुई खुद भी एक रचना में तब्दील हो जाती है। क्योंकि यहाँ भी आपको आलोचक के लिए भी उस संवेदनशीलता की जरूरत पड़ती है। आलोचक तब तक बेहतर नहीं हो सकता, जैसे नामवर सिंह ने रामचंद्र शुक्ल की आलोचना के बारे में ये बात कही थी कि आप हो सकता है कि रामचंद्र शुक्ल के बहुत सारे विचारों से असहमत हो, पर कोई ये नहीं कह सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने किसी किताब या किसी कवि की आलोचना बिना पढ़े की है। यानी पहले तो आलोचक को उस किताब को पढ़ना होगा, यानी उसका अध्ययन बहुत पुख्ता होना चाहिए, और जिस विषय में लिखा गया है उस विषय के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। और उसके बाद आलोचक के पास एक निर्णय का विवेक, मतलब एक विवेक होना चाहिए जिससे वह एक किसी निष्कर्ष पर पहुंच सके। निष्कर्ष पर पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने विचारों को किसी आलोचना पर थोप दें या किसी रचना पर थोप दें। अगर ऐसा होगा तो वो पाठक के लिए बाधक सिद्ध होता है। आप उस विशेषताओं को जो उस रचना में विशेषताओं को बताया गया है या जो रचना लिखी गई है उसकी विशेषताओं का विश्लेषण करते हुए उसके कमी और खामी को बता सकते हैं। लेकिन आप सीधे सीधे मूल्य निर्णय नहीं दे सकते हैं कि ये रचना अच्छी नहीं है, ये रचना खराब है। पहले आपको उन विशेषताओं के बारे में बताना होगा जो किसी उपन्यास या किसी कहानी या किसी कहानीकार या किसी उपन्यासकार या किसी कवि का है और जिस विषय पर लिखा गया है, और फिर उसकी संभावना और उसकी जो लिमिटेशन है, यानी उसके बारे में आपको बताना होगा। यानी संभावना और सीमा दोनों के बारे में जब कोई विचार करता है तभी वो एक अच्छा आलोचक होता है। और आबे हयात में जिस प्रथा की शुरुआत हुई थी कि जिसमें
सीधे सीधे मोहम्मद हुसैन आजाद ने जिनको पसंद किया उसके बारे में लिखा और जिसको नहीं पसंद किया उसकी आलोचना की। इस प्रवृत्ति से बाद की उर्दू आलोचना ने अपने आप को मुक्त किया और उसके बाद उर्दू आलोचना हिंदी आलोचना की तरह ही एक गंभीर रुख अख्तियार करती है और धीरे धीरे आज के समय में उर्दू में भी उर्दू आलोचना जो है एक स्वतंत्र विधा के रूप में और एक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्थापित है। तो ये एक तरह से उर्दू आलोचना के बारे में हमने थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त